हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अस्तित्व दर्शन पर। पिछले प्रकरण में हमने महान दार्शनिक तथा अर्थशास्त्र के पितामह तथा पूंजीवाद के पिता तुल्य एडम स्मिथ के जीवन के विषय में संक्षेप में जानकारी दी। अब इस प्रकरण में उसके दूसरे भाग की बात करते हैं। यहाँ हम एडम जी के दर्शन के बारे में बात करेंगे। हमारे फ्रेंड फिलोसोफर गाइड सुकुमार जी से हमने इन सिद्धांतों की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की है तथा विकिपीडिया के सौजन्य से हम यह जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थव्यवस्था के निर्माताओं में से एक के रूप में माना जाता है। उनके विचारों से प्रेरणा लेकर जहां कार्ल मार्क्स, एंगेल्स, मिल, रिकार्डो जैसे समाजवादी चिंतकों ने अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाया, वहीं अत्याधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीज तत्व भी स्मिथ के विचारों में निहित है। स्मिथ का आर्थिक सामाजिक चिंतन उनकी दो पुस्तकों में निहित है। पहली पुस्तक का शीर्षक है नैतिक अनुभूतियों के सिद्धांत, जिसमें उन्होंने मानवीय व्यवहार की समीक्षा करने का प्रयास किया है। उस पुस्तक पर स्मिथ के अध्यापक फ्रांसिस हचसन का प्रभाव है। उसमें नैतिक दर्शन को 4 वर्गों नैतिकता, सद्गुण, व्यक्तिगत अधिकार की भावना एवं स्वाधीनता में बांटते हुए उनकी विवेचना की गई है। इस पुस्तक में स्मिथ ने मनुष्य के संपूर्ण नैतिक आचरण को 2 हिस्सों में वर्गीकृत किया है। पहला है नैतिकता की प्रकृति अर्थात नेचर ऑफ मोरालिटी, और दूसरा है नैतिकता का लक्ष्य अर्थात मोटिव ऑफ मोरालिटी। नैतिकता की प्रकृति में स्मिथ ने संपत्ति, कामनाओं आदि को सम्मिलित किया है, जबकि दूसरे वर्ग में स्मिथ ने मानवीय संवेदनाओं, स्वार्थ, लालसा आदि की समीक्षा की है। स्मिथ की दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है राष्ट्रों की संपदा की प्रकृति एवं उसके कारणों की विवेचना। यह अद्वितीय ग्रंथ 5 खंडों में है। पुस्तक में राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, मानव व्यवहार आदि विविध विषयों पर विचार किया गया है, किंतु उसमें मुख्य रूप से स्मिथ के आर्थिक विचारों का विश्लेषण है। स्मिथ ने मुक्त अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हुए दर्शाया है कि ऐसे दौर में अपने हितों की रक्षा कैसे की जा सकती है, किस तरह तकनीकी का अधिकतम लाभ कमाया जा सकता है और किस प्रकार एक कल्याणकारी राज्य को धार्मिकता की कसौटी पर कसा जा सकता है तथा कैसे व्यावसायिक स्पर्धा से समाज को विकास के रास्ते पर ले जाया सकता है। स्मिथ की विचारधारा इसी का विश्लेषण बड़े वस्तुनिष्ठ ढंग से प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक के कारण स्मिथ पर व्यक्तिवादी होने के आरोप भी लगते रहे हैं, लेकिन जो विद्वान स्मिथ को उस अर्थ में व्यक्तिवादी मानते हैं, उन्हें यह तथ्य चौंका सकता है कि उनका अधिकांश कार्य मानवीय नैतिकता को प्रोत्साहित करने वाला तथा जन कल्याण पर केंद्रित है। अपनी दूसरी पुस्तक नैतिक अनुभूतियों का सिद्धांत में स्मिथ लिखते हैं, पूर्णतः स्वार्थी व्यक्ति की संकल्पना भला कैसे की जा सकती है। प्रकृति के निश्चित ही कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो उसको दूसरों के हितों से जोड़कर
उनकी खुशियों को उसके लिए अनिवार्य बना देते हैं, जिससे उसे उन्हें सुखी संपन्न देखने के अतिरिक्त और कुछ भी प्राप्त नहीं होता। स्मिथ के अनुसार स्वार्थी और अनिश्चितता का शिकार व्यक्ति सोच सकता है कि प्रकृति के सचमुच कुछ ऐसे नियम हैं जो दूसरे के भाग्य में भी उसके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं तथा उसके लिए खुशी का कारण भी बन सकते हैं, जबकि यह उसका सरासर भ्रम ही है। उसको सिवाय ऐसा सोचने के कुछ और हाथ नहीं लग पाता। मानव व्यवहार की एकांगिकता और सीमाओं का उल्लेख करते हुए एक स्थान पर स्मिथ ने लिखा है कि हमें इस बात का प्रामाणिक अनुभव नहीं है कि दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है, ना ही हमें इस बात का कोई ज्ञान है कि वह वास्तव में किन बातों से प्रभावित होता है, सिवाय इसके कि हम स्वयं को उन परिस्थितियों में होने की कल्पना कर कुछ अनुमान लगा सके। छज्जे पर खड़े अपने भाई को देखकर हम निश्चिंत भी रह सकते हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि उस पर क्या बीत रही है। हमारी अनुभूतियां उसकी स्थिति के बारे में प्रसुप्त बनी रहती है। वे हमसे परे न जाती है न ही जा सकती है, अर्थात उसकी वास्तविक स्थिति के बारे में हम केवल अनुमान ही लगा पाते हैं। न उसकी चेतना में वह शक्ति है जो हमें उसकी परेशानी और मनः स्थिति का वास्तविक बोध करा सके, उस समय तक जब तक कि हम स्वयं को उसकी परिस्थितियों में रखकर नहीं सोचते। मगर हमारी सोच केवल हमारी सोच और संकल्पना है। उस कल्पना के माध्यम से हम उसकी स्थिति का केवल अनुमान लगाने में कामयाब हो पाते हैं। उपर्युक्त उद्धरण द्वारा स्मिथ ने यथार्थ स्थिति बयान की है। हमारा रोजमर्रा का बहुत सा व्यवहार केवल अनुमान और कल्पना के सहारे ही संपन्न होता है। भावुकता एवं नैतिकता के अनपेक्षित दबावों से बचते हुए स्मिथ ने व्यक्तिगत सुख लाभ का पक्ष भी बिना किसी झिझक के लिया है। उनके अनुसार खुद से प्यार करना, अपनी सुख सुविधाओं का ख्याल रखना तथा उनके लिए आवश्यक प्रयास करना किसी भी दृष्टि से अकल्याणकारी अथवा अनैतिक नहीं है। उनका कहना था कि जीवन बहुत कठिन हो जाएगा यदि हमारी कोमल संवेदनाएं और प्यार, जो हमारी मूल भावना है, हर समय हमारे व्यवहार को नियंत्रित करने लगे और उसमें दूसरों के कल्याण की कोई कामना ही ना हो, या वह अपने अहम की रक्षा को ही सर्वस्व मानने लगे और दूसरों की उपेक्षा ही उसका धर्म बन जाए। सहानुभूति तथा व्यक्तिगत लाभ एक दूसरे के विरोधी ना होकर परस्पर पूरक होते हैं। दूसरों की मदद के सतत अवसर मनुष्य को मिलते ही रहते हैं। स्मिथ राष्ट्रों की संपदा नामक ग्रंथ में परोपकार और कल्याण की व्याख्या बड़े ही वस्तुनिष्ठ ढंग से करते हैं। स्मिथ के अनुसार अभ्यास की कमी के कारण हमारा मानस एकाएक ऐसी मान्यताओं को स्वीकारने को तैयार नहीं होता, हालांकि हमारा आचरण निरंतर उसी ओर इंगित करता रहता है। हमारे अंतर मन में मौजूद द्वंद्व हमें निरंतर मथते रहते हैं। एक स्थान पर वह लिखते हैं कि केवल धर्म अथवा परोपकार के बल पर आवश्यकताओं की पूर्ति असंभव है।
उसके लिए व्यक्तिगत हितों की उपस्थिति भी अनिवार्य है। वे लिखते हैं, हमारा भोजन किसी कसाई, शराब खींचने वाले या तंदूर वाले की दयालुता की सौगात नहीं है। यह उनके निहित लाभ के लिए, स्वयं के लिए किए गए कार्य का प्रतिफल है। स्मिथ के अनुसार यदि कोई आदमी धनार्जन के लिए परिश्रम करता है तो यह उसका अपने सुख के लिए किया गया कार्य है, लेकिन उसका प्रभाव स्वयं उस तक ही सीमित नहीं रहता। धनार्जन की प्रक्रिया में वह किसी न किसी प्रकार दूसरों से जुड़ता है, उनका सहयोग लेता है तथा अपने उत्पाद के माध्यम से अपने साथ साथ अपने समाज की आवश्यकताएं पूरी करता है। स्पर्धा के बीच कुछ कमाने के लिए उसे दूसरों से अलग कुछ न कुछ उत्पादन करना ही पड़ता है। उत्पादन तथा उत्पादन के लिए प्रयुक्त तकनीक की विशिष्टता का अनुपात ही उसकी सफलता तय करता है। राष्ट्रों की संपदा नामक ग्रंथ में स्मिथ लिखते हैं कि प्रत्येक उद्यमी निरंतर इस प्रयास में रहता है कि वह अपनी निवेश राशि पर अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सके। यह कार्य वह अपने लिए केवल अपने भले की कामना के साथ करता है, न कि समाज के कल्याण की खातिर। यह भी सच है कि अपने भले के लिए ही वह अपने व्यवसाय को अधिक से अधिक आगे ले जाने, उत्पादन और रोजगार के अवसरों को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार देने का प्रयास करता है। किंतु इस प्रक्रिया में देर सवेर समाज का भी हित होता है। 5 खंडों में लिखी गई पुस्तक राष्ट्रों की संपदा में स्मिथ ने किसी राष्ट्र की समृद्धि के कारणों और उनकी प्रकृति को स्पष्ट करने का प्रयास भी किया है, किंतु उनका आग्रह अर्थव्यवस्था पर कम से कम नियंत्रण के प्रति रहा है। स्मिथ के अनुसार समृद्धि का पहला कारण श्रम का अनुकूल विभाजन है। यहाँ अनुकूलता का आशय किसी भी व्यक्ति की कार्यकुशलता का सदुपयोग करते हुए उसे अधिकतम उत्पादक बनाने से है। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए स्मिथ का एक उदाहरण बहुत ही चर्चित रहा है। कल्पना करें कि 10 कारीगर मिलकर एक दिन में 48,000 पिन बना सकते हैं, बशर्ते उनकी उत्पादन प्रक्रिया को अलग अलग हिस्सों में बांटकर उनमें से हरेक को उत्पादन प्रक्रिया का कोई खास कार्य सौंप दिया जाए। किसी दिन उनमें से एक भी कारीगर यदि अनुपस्थित रहता है तो उनमें से एक कारीगर दिन भर में एक पिन बनाने में भी शायद ही कामयाब हो सके। इसलिए कि किसी कारीगर विशेष की कार्यकुशलता उत्पादन प्रक्रिया के किसी एक चरण को पूरा कर पाने की कुशलता है। स्मिथ मुक्त व्यापार के पक्ष में थे। उनका कहना था कि सरकारों को वे सभी कानून उठा लेने चाहिए जो उत्पादकता के विकास के आड़े आकर उत्पादकों को हताश करने का कार्य करते हैं। उन्होंने परंपरा से चले आ रहे व्यापार संबंधी कानूनों का विरोध करते हुए कहा कि इस तरह के कानून उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। उन्होंने आयात के नाम पर लगाए जाने वाले करों एवं उसका समर्थन करने वाले कानूनों का भी विरोध किया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनका सिद्धांत लेसे फेयर के नाम से जाना जाता है, जिसका अभिप्राय है उन्हें स्वेच्छापूर्वक कार्य करने दो, लेट देम डू।
दूसरे शब्दों में स्मिथ उत्पादन की प्रक्रिया की निर्बाधता के लिए उसकी नियंत्रण मुक्ति चाहते थे। वह उत्पादन क्षेत्र के विस्तार के स्थान पर उत्पादन के विशिष्टीकरण के पक्ष में थे, ताकि मशीनी कौशल एवं मानवीय श्रम का अधिक से अधिक लाभ उठाया जाए, उत्पादन सस्ता हो और वह अधिकतम तक पहुंच सके। उनका कहना था कि किसी वस्तु को यदि कोई देश हमारे देश में आई उत्पादन लागत से सस्ती देने को तैयार है, तो यह हमारा कर्तव्य है कि उसको वहीं से खरीदें तथा अपने देश के श्रम एवं संसाधनों का नियोजन इस प्रकार करें कि वह अधिकाधिक कारगर हो सके तथा हम उसका उपयुक्त लाभ उठा सके। स्मिथ का कहना था कि समाज का गठन विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों, अनेक सौदागरों के बीच से होना चाहिए, बगैर किसी पारस्परिक लाभ अथवा कामना के होना चाहिए। उत्पादन की इच्छा ही उद्यमिता की मूल प्रेरणा शक्ति है, लेकिन उत्पादन के साथ लाभ की संभावना ना हो, यदि कानून मदद करने के बजाय उसके रास्ते में अवरोधक बनकर खड़ा हो जाए, तो उसकी इच्छा मर भी सकती है। उस स्थिति में उस व्यक्ति और राष्ट्र दोनों का ही नुकसान है। स्मिथ के अनुसार उपभोग का प्रत्यक्ष संबंध उत्पादन से है। कोई भी व्यक्ति इसलिए उत्पादन करता है क्योंकि वह उत्पादन की इच्छा रखता है। इच्छा पूरी होने पर वह उत्पादन की प्रक्रिया से किनारा कर सकता है अथवा कुछ समय के लिए उत्पादन की प्रक्रिया को स्थगित भी कर सकता है। जिस समय कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर लेता है, उस समय अतिरिक्त उत्पादन को लेकर उसकी यही कामना होती है कि उसके द्वारा वह किसी अन्य व्यक्ति से किसी और वस्तु की फेरबदल कर सके। यदि कोई व्यक्ति कामना तो किसी वस्तु की करता है तथा बनाता कुछ और है, तब उत्पादन को लेकर उसकी यह इच्छा हो सकती है कि वह उसका उन वस्तुओं के साथ विनिमय कर सके जिनकी वह कामना करता है और उन्हें उससे भी अच्छी प्रकार से प्राप्त कर सके जैसा वह उन्हें स्वयं बना सकता था। स्मिथ ने कार्य विभाजन को पूर्णतः प्राकृतिक मानते हुए उसका मुक्त स्वर में समर्थन किया है। यह उनकी वैज्ञानिक दृष्टि एवं दूरदर्शिता को दर्शाता है। उनके विचारों के आधार पर अमेरिका और यूरोपीय देशों ने मुक्त अर्थव्यवस्था को अपनाया। शताब्दियों बाद भी उनके विचारों की प्रासंगिकता यथावत बनी हुई है। औद्योगिक स्पर्धा में बने रहने के लिए चीन और रूस जैसे कट्टर साम्यवादी देश भी मुक्त अर्थव्यवस्था के समर्थक बने हुए हैं। उत्पादन के भिन्न भिन्न पहलुओं का विश्लेषण करते हुए स्मिथ ने कहा कि उद्योग की सफलता में मजदूर और कारीगर का योगदान भी कम नहीं होता। वे अपना श्रम कौशल निवेश करके उत्पादन में सहायक बनते हैं। स्मिथ ने यह भी लिखा है कि ऐसे स्थान पर जहां उत्पादन की प्रवृत्ति को समझना कठिन हो, वहां पर मजदूरी की दरें सामान्य से अधिक हो सकती है, इसलिए कि लोग जब तक कि उन्हें अतिरिक्त रूप से कोई लाभ न हो, सीखना पसंद नहीं करेंगे। अतिरिक्त मजदूरी अथवा सामान्य से अधिक अर्जन की संभावना उन्हें नई प्रविधि अपनाने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार स्मिथ ने सहज मानव वृत्ति के विशिष्ट लक्षणों की ओर संकेत किया है।
इसी प्रकार ऐसे कार्य जहां व्यक्ति को स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रतिकूल स्थितियों में कार्य करना पड़े अथवा असुरक्षित स्थानों पर चल रहे कारखानों में मजदूरी की दरें सामान्य से अधिक रखनी पड़ेगी। नहीं तो लोग सुरक्षित और पसंदीदा ठिकानों की ओर मजदूरी के लिए भागते रहेंगे और वैसे कारखानों में प्रशिक्षित कर्मियों का अभाव बना रहेगा। स्मिथ ने तथ्यों का प्रत्येक स्थान पर बहुत ही संतुलित तथा तर्कसंगत ढंग से उपयोग किया है। अपनी पुस्तक राष्ट्रों की संपदा में वे स्पष्ट करते हैं कि कार्य की प्रवृत्ति के अंतर को वेतन के अंतर से संतुलित किया जा सकता है। उनके लेखन की एक विशेषता यह भी है कि वे बात को समझाने के लिए लंबे लंबे वर्णन के बजाय तथ्यों एवं तर्कों का सहारा लेते हैं। उत्पादन व्यवस्था के अंतरराष्ट्रीयकरण को लेकर भी स्मिथ के विचार आधुनिक अर्थचिंतन की कसौटी पर खरे उतरते हैं। इस संबंध में उनका मत था कि यदि कोई विदेशी मुल्क हमें किसी उपभोक्ता सामग्री को अपेक्षाकृत सस्ता उपलब्ध कराने को तैयार है तो उसे वहीं से मंगवाना उचित होगा, क्योंकि उसी के माध्यम से हमारे देश की कुछ उत्पादक शक्ति ऐसे कार्यों को संपन्न करने के काम आएगी जो कतिपय अधिक महत्वपूर्ण एवं लाभकारी। इस व्यवस्था से अंततोगत्वा हमें लाभ ही होगा। विश्लेषण के दौरान स्मिथ की स्थापनाएं केवल पीनों की उत्पादन तकनीक के वर्णन अथवा एक कसाई तथा रिक्शा चालक के वेतन के अंतर को दर्शाने मात्र सीमित नहीं रहती, बल्कि उसके बहाने से वे राष्ट्रों के जटिल राजनीतिक मुद्दों को सुलझाने का भी काम करते हैं। अर्थ संबंधों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय रणनीति बनाने का चलन आजकल आम हो चला है। संपन्न औद्योगिक देश यह कार्य बड़ी कुशलता के साथ करते हैं, मगर उसके बीज तत्व स्मिथ के चिंतन में 18वीं शताब्दी से ही मौजूद है। राष्ट्रों की संपदा श्रृंखला की चौथी पुस्तक में सन 1776 में स्मिथ ने ब्रिटिश सरकार से साफ साफ कह दिया था कि उसकी अमेरिकन कॉलोनियों पर किया जाने वाला व्यय उनके अपने मूल्य से अधिक है। इसका कारण स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश राजशाही बहुत खर्चीली व्यवस्था है। उन्होंने आंकड़ों के आधार पर यह सिद्ध किया था कि राजनीतिक नियंत्रण के स्थान पर एक साफ सुथरी अर्थनीति नियंत्रण के लिए अधिक कारगर व्यवस्था हो सकती है। एडम आर्थिक मसलों से सरकार को दूर रखने के पक्ष में थे। इस मामले में स्मिथ कतिपय आधुनिक अर्थनीतिकारों से कहीं आगे थे, लेकिन यदि सब कुछ आर्थिक नीतियों के माध्यम से पूंजीपतियों अथवा उनके सहयोग से बनाई गई व्यवस्था द्वारा ही संपन्न होना है, तब सरकार का क्या दायित्व है? अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए वह क्या कर सकती है? इस संबंध में स्मिथ का एकदम स्पष्ट मत था कि सरकार पेटेंट कानून, कॉन्ट्रैक्ट, लाइसेंस एवं कॉपीराइट जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से अपना नियंत्रण बनाए रख सकती है। यही नहीं, सरकार सार्वजनिक महत्व के कार्यों जैसे कि पुल, सड़क, विश्रामालय आदि बनाने का कार्य अपने नियंत्रण में रखकर राष्ट्र की समृद्धि का लाभ जन जन तक पहुंचा सकती है। पूंजीगत व्यवस्था के समर्थन में स्मिथ के विचार कई स्थान पर व्यवहारिक हैं, तो कई बार वे अतिरेक की सीमाओं को पार करते हुए नजर आते हैं। वे सरकार को एक स्वयंभू सत्ता के बजाय एक पूरक व्यवस्था में बदल देने के
समर्थक है, जिसका कार्य उत्पादकता में यथासंभव मदद करना है। उनका यह भी विचार था कि नागरिकों को सुविधाओं के उपयोग के अनुपात में निर्धारित शुल्क का भुगतान भी करना चाहिए। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि स्मिथ सरकारों को अपने नागरिकों के कल्याण की जिम्मेदारी से पूर्णतः मुक्त कर देना चाहते थे, बल्कि उनका मानना था कि कोई भी समाज उस समय तक सुखी एवं समृद्ध नहीं माना जा सकता जब तक कि उसके सदस्यों का अधिकांश गरीब, दुखी एवं अवसादग्रस्त हो। व्यापार और उत्पादन तकनीक के मामले में स्मिथ मुक्त स्पर्धा के समर्थक थे। उनका मानना था कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में स्पर्धा का आगमन प्राकृतिक नियम के अनुरूप होगा। स्मिथ का प्राकृतिक नियम निश्चित रूप से जंगल के उस कानून का ही विस्तार है जिसमें जीवन की जिजीविषा संघर्ष को अनिवार्य बना देती है। स्मिथ के समय में सहकारिता की अवधारणा का जन्म नहीं हुआ था। समाजवाद का विचार भी लोक चेतना के विकास के गर्भ में ही था। उन्होंने एक और तो उत्पादन को स्पर्धा से जोड़कर उसको अधिक से अधिक लाभकारी बनाने पर जोर दिया, तो दूसरी ओर उत्पादन और नैतिकता को परस्पर संबंधित कर उत्पादन व्यवस्था के चेहरे को मानवीय बनाए रखने का रास्ता दिखाया। हालांकि अधिकतम मुनाफे को ही अपना अभिष्ट मानने वाला पूंजीपति बिना किसी स्वार्थ के नैतिकता का पालन क्यों करे, उसकी ऐसी बाध्यता क्यों हो, इस और उन्होंने कोई संकेत नहीं किया है। तो भी स्मिथ के विचार अपने समय में सर्वाधिक मौलिक और प्रभावशाली रहे। स्मिथ ने आग्रहपूर्वक कहा था कि किसी भी सभ्य समाज में मनुष्य को दूसरों के समर्थन एवं सहयोग की आवश्यकता प्रतिक्षण पड़ती है, जबकि चंद मित्र बनाने के लिए मनुष्य को एक जीवन भी अपर्याप्त रह जाता है। प्राणियों में वयस्कता की ओर बढ़ता हुआ कोई जीव आमतौर पर अकेला और स्वतंत्र रहने का अभ्यस्त हो चुका होता है। दूसरों की मदद करना उसके स्वभाव का हिस्सा नहीं होता, किंतु मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। उसको अपने स्वार्थ के लिए हर समय अपने भाइयों एवं सगे संबंधियों के कल्याण की चिंता लगी रहती है। जाहिर है मनुष्य अपने लिए भी यही अपेक्षा रखता है, क्योंकि उसके लिए केवल शुभकामनाओं से काम चलाना असंभव ही है। वह अपने संबंधों को और भी प्रगाढ़ बनाने का कार्य करेगा यदि वह उनकी सुख लालसाओं में अपने लिए स्थान बना सके। वह यह भी जताने का प्रयास करेगा कि यह उनके अपने भी हित में है कि वे उन सभी कार्यों को अच्छी तरह अंजाम दे जिनकी वह उनसे अपेक्षा रखता है। मनुष्य दूसरों के प्रति जो भी कर्तव्य निष्पादित करता है वह एक तरह की सौदेबाजी ही है। यानी तुम मुझको वह दो जिसको मैं चाहता हूँ, बदले में तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुम कामना करते हो। किसी को कुछ देने का यही सिद्धांत है, यही एक रास्ता है जिससे हमारे सामाजिक संबंध विस्तार पाते हैं और जिनके सहारे यह संसार चलता है। हमारा भोजन किसी कसाई, शराब खींचने वाले या तंदूर वाले की दयालुता की सौगात नहीं है। यह उनके निहित लाभ के लिए, स्वयं के लिए किए गए कार्य का प्रतिफल है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एडम स्मिथ के अर्थनीति संबंधी विचार न केवल व्यवहारिक, मौलिक और दूरदर्शिता पूर्ण है,
बल्कि आज भी अपनी प्रासंगिकता को पूर्ववत बनाए हुए है। शायद यह कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा कि वे पहले की अपेक्षा आज कहीं अधिक प्रासंगिक है। उनकी विचारधारा में हमें कहीं भी विचारों के भटकाव अथवा असमंजस के भाव नहीं दिखते। स्मिथ को भी मान्यताओं पर पूरा विश्वास था। यही कारण है कि वह अपने तर्क के समर्थन में अनेक तथ्य जुटा सके। यही कारण है कि आगे आने वाले अर्थशास्त्रियों को जितना प्रभावित स्मिथ ने किया, उस दौर का कोई अन्य अर्थशास्त्री वैसा नहीं कर पाया। हालांकि अपने विचारों के लिए एडम स्मिथ को लोगों की आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। कुछ विद्वानों का विचार है कि उनके विचार एंडरस चांडिनियस की पुस्तक द नेशनल गेन तथा डेविड ह्यूम आदि से प्रभावित है। कुछ विद्वानों ने उन पर अराजक पूंजीवाद को बढ़ावा देने के आरोप भी लगाए हैं, मगर किसी भी विद्वान के विचारों का आकलन उसकी समग्रता में करना ही न्याय संगत होता है। स्मिथ के विचारों का आकलन करने वाले विद्वान अक्सर औद्योगिक उत्पादन संबंधी विचारों तक ही सिमटकर रह जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि स्मिथ के उत्पादन संबंधी विचारों में सरकार और नागरिकों के कर्तव्य भी सम्मिलित है। जो भी हो, उनकी वैचारिक प्रखरता की प्रशंसा उनके तीव्र विरोधियों ने भी की है। दुनिया के अनेक विद्वान शोधार्थी आज भी उनके आर्थिक सिद्धांतों का विश्लेषण करने में लगे हैं। एक विद्वान के विचारों की प्रासंगिकता यदि शताब्दियों बाद भी बनी रहे तो यह निश्चय ही उसकी महानता का प्रतीक है। जबकि स्मिथ ने तो विद्वानों की पीढ़ियों को न केवल प्रभावित किया, बल्कि अर्थशास्त्रियों की कई पीढ़ियां तैयार भी की है। पुनः विकिपीडिया एवं सुकुमार जी के क्रमात् सहयोग तथा मार्गदर्शन के सौजन्य को याद करते हुए इस विषय का अंत करते हैं। और अंत में आप सभी मित्रों से विनम्र अनुरोध है कि दर्शन एवं ज्ञान के प्रसार में हमारा सहयोग करने हेतु हमारे चैनल पर उपलब्ध सभी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।